नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज आखिर मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। कुल 3 मंत्री शामिल किए गए हैं। इनमें 2 कैबिनेट हैं, 1 राज्य मंत्री हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड और महाकौशल को प्रतिनिधित्व देने के लिए ये मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। लेकिन ये भी चर्चा है कि आखिर शिवराज सिंह जी चौहान ने इस मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही एक बार फिर ये महसूस करा दिया है कि मध्य प्रदेश में वही एक नेता हैं, उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराया है। क्योंकि इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो 2 कैबिनेट मंत्री लिए गए हैं, दोनों ही शिवराज सिंह जी के खास समर्थक माने जाते हैं। राज्य मंत्री जो लिए गए हैं राहुल लोधी, वो उमा भारती जी के भतीजे हैं। और ये भी चर्चा है कि राज्य मंत्री राहुल लोधी को लेने के साथ ही उमा भारती को साधने की कोशिश की गई है और बुंदेलखंड को भी साधने की कोशिश की है, लोधी समाज को साधने की कोशिश की है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नीतेंद्र शर्मा जी। हम उनसे इस विस्तार के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विस्तार इतना विलंब से क्यों हुआ और इस विस्तार का वाकई क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, इस विस्तार के संदेश क्या हैं, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीतेंद्र जी। जी धन्यवाद रविंद्र जी। क्या लगता है आपको, ये जो विस्तार हुआ है, ये लगता है बहुत विलम्ब हो गया, बहुत देर हो गई है? देखिए, विस्तार तो जिसे कहें कि विस्तार की संभावना है, जिसे हम कहें तो हमने मान लिया था मध्य प्रदेश में कि लोगों ने कि अब कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, क्योंकि जब 39 सीटों पर टिकट घोषित हो गए थे तो उसके बाद तो अब ये माना जा रहा था कि बीजेपी पूरी तरह से चुनाव मोड में चली गई है, जो लोग हैं वो प्रचार के लिए निकल गए हैं। तो अब ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार होना, इसकी संभावना नहीं दिखाई दे रही थी। इसलिए विस्तार में देर क्या, विस्तार तो ये माना जा रहा था कि एक बार मंत्रिमंडल बन गया है। इस बार 5 मंत्री पहले बने थे, फिर बाकी जो बचे थे वो बाद में बने थे मंत्री। तो उसके बाद अब मंत्रिमंडल और बनेगा। ये 1 आध साल पहले तक ये चल रहा था, फिर 2-4 महीने पहले भी ये बात आई थी, लेकिन मई जून के बाद ये माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल नहीं बनेगा, खासकर तब जब चुनाव की आचार संहिता लगने के करीब, जैसे हम कहें कि 40-42 दिन जो है वो आचार संहिता लगने के बचे हैं और 100 दिन में तो चुनाव मध्य प्रदेश में हो ही जाएगा। तो ऐसे में यदि देखा जाए तो ये मंत्रिमंडल बनना पिछले 3 दिन की कवायद के बाद ये अप्रत्याशित है। और अब जो बातें कही जा रही हैं कि विंध्य को साधने की कोशिश है, बुंदेलखंड को साधने की कोशिश है, महाकौशल को साधने की कोशिश है, तो साफ तौर पर ये तो चुनाव परिणाम जब आएंगे तब ये पता चलेगा कि कितना साध पाए, कितना नहीं साध पाए। लेकिन एक तरीके से ये अप्रत्याशित हुआ है कि मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले, क्योंकि अगर हम पिछले कई सालों को देखें तो शायद ये पहली बार हुआ होगा जब चुनाव के इतने पहले मंत्रिमंडल जो है वो इस विस्तार। नितिन जी, एक सवाल वही है कि आखिर ये मंत्रिमंडल से फ़ायदा किसको होगा? कि सिर्फ मंत्रियों को फ़ायदा होगा, संगठन को फ़ायदा होगा, या शिवराज जी का व्यक्तिगत जो वो एक मैसेज देने की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में अमित शाह के आने के बाद भी आखिर चल शिवराज जी की रही है, एक ये भी संदेश तो है ही। तो आप क्या समझते हैं, इससे फ़ायदा वास्तव में सत्ता, संगठन, या मतलब फ़ायदा किसको मिलने वाला है, या व्यक्तिगत उस मंत्री को जो मंत्री बने हैं? देखिए, अगर हम बात ये करें कि मंत्रिमंडल से फ़ायदा किसको होगा, तो उसमें 3 मैसेज मैं देख रहा हूँ। एक मैसेज आपने खुद ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से बात चल रही थी और ख़ासकर जब आप ही ने एक सवाल करा था अमित शाह की पत्रकार वार्ता में, उसके बाद से तो ये और तेज़ी से बात आई थी कि आपने ही पूछा था कि भाई कौन आपका चेहरा है, जब शिवराज सिंह जी क्या ही सब कुछ है तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं घोषित करते कि वो चेहरा हैं? तो उन्होंने कहा था ये पार्टी बाद में तय करेगी। लेकिन इस विस्तार से साफ हुआ कि चाहे वो राजेंद्र शुक्ला हो, चाहे गौरीशंकर बिसेन हो, लोग 2 नाम जोड़ रहे हैं, मैं तीनों जोड़ रहा हूँ, और राहुल लोधी भी, वो भी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की पसंद से ही मंत्रिमंडल में आए हैं। तो साफ तौर पर ये संदेश तो गया कि अभी भी जो है वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो प्रभावी हैं और वो जो चाहते हैं। देखा जाए तो राजेंद्र शुक्ला और गौरीशंकर बिसेन की बात करें तो उन दोनों को लेकर पिछले 3 सालों से ये बात थी कि इन दोनों को वो मंत्रिमंडल में नहीं ले पाए अपनी इच्छा होने के बावजूद। तो ये कहा जा रहा है अब इस तरह की जो आज विस्तार हो गया कि वो जो चाहते हैं उस समय या थोड़े दिन बाद जैसा चाहते हैं उसे पूरा कर ही लेते हैं। देखिए नितिन जी, एक और सवाल है कि उमा भारती काफ़ी दिन से नाराज़ चल रही थी, लगातार कुछ मुद्दे उठाती जा रही थी और ये बताने की कोशिश कर रही थी कि अगले चुनाव में बुंदेलखंड और लोधी उनकी मुट्ठी में है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी असहज होगी। लेकिन शिवराज जी ने 2 बड़े कदम उठा दिए हैं उमा जी के पक्ष में। एक, उमा भारती के जो खास समर्थक हैं प्रीतम लोधी, उन पर 30 से अधिक आपराधिक प्रकरण है, उसके बाद भी उन्हें पिछोड़ से टिकट दे दिया गया है और स्वयं मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम में उनके यहाँ जाकर प्रचार भी कर चुके हैं। उनका हाथ थाम कर एक तरह से पब्लिक
पब्लिक को बता चुके हैं कि अब ये उमा जी का अकेले का नहीं, मेरा हाथ भी इसके ऊपर है। और दूसरा, उमा जी के जो राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं राहुल लोधी, उन्हें मंत्रिमंडल में लेकर उसके ऊपर भी शिवराज जी ने हाथ रखा है। तो आपको लगता है कि अब उमा भारती मध्य प्रदेश में सारी नाराजगी दूर हो गई होगी और शिवराज जी और उमा जी की जोड़ी मध्य प्रदेश में कुछ नया कर सकती है? देखिए, देखा जाए तो ये पहली चीज़ नहीं है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो मध्य प्रदेश की जो एक्साइज पॉलिसी आई, जो आबकारी नीति के द्वारा उमा भारती को शांत करने का प्रयास किया गया, अहाते बंद करने का निर्णय छोटा निर्णय नहीं था, वो एक बड़ा निर्णय किया गया। स्वाभाविक रूप से उसमें शिवराज जी की और उमा भारती दोनों की सहमति होगी, उसके बाद ये निर्णय हुआ। उसके बाद प्रीतम लोधी को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सीधा निष्कासित करा था, मतलब निलंबित भी नहीं करा था, पार्टी से बाहर कर दिया था, उस प्रीतम लोधी को न केवल वापस लिया गया बल्कि पहली सूची में उसका नाम डिक्लेयर होना टिकट के लिए, ये साफ करता है कि वो भी उमा जी की और शिवराज जी की अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ही हुआ होगा। और उसके बाद अब जो तीसरा निर्णय हुआ राहुल लोधी को मंत्रिमंडल में लेने का, ये साफ है कि मध्य प्रदेश में करीब 18 सीटें ऐसी हैं जो लोधी वोटों पर सीधा प्रभाव डालती हैं, और उसके बाद करीब 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर लोधी वोट है, और उसके बाद करीब 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो थोड़ा कम है लेकिन वहां भी लोधी हैं। तो साफ तौर पर इसका असर जो है वो दिखाई देता है। प्रहलाद पटेल केंद्र में मंत्री हैं, राहुल लोधी को राज्य में मंत्री बनाया गया है। प्रहलाद पटेल लगातार प्रचार कर रहे हैं, राहुल लोधी अब मध्य प्रदेश में और सक्रिय दिखाई देंगे, क्योंकि विधायक के नाते उनकी पहचान केवल खरगापुर तक थी। लेकिन एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है, अब वो मुझे नहीं पता वो कितना सही होगी कितनी गलत होगी, लेकिन आपके इस चैनल सबकी खबर के माध्यम से ही वो जानकारी कहीं ना कहीं आ रही है कि अब हो सकता है राहुल लोधी की सीट भी बदल जाए। वो हो सकता है खरगापुर की जगह अगली जो सूची आए उसमें आपको बड़ा मलेरा से प्रत्याशी बने दिखाई दें। तो कई तरह से साधने की कोशिश की गई है, और ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में जो हम जाति की बात नहीं करते, एक्चुअली हम पत्रकारों को करना भी नहीं चाहिए कि किससे किसका जाति पर असर होगा, लेकिन ये सही है कि अगर लोधी वोटों पर कोई राजनेता सर्वाधिक असर डालता है तो वो उमा भारती हैं। आज भी लोधी वोटों पर उनकी पकड़ मजबूत है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। तो इसका असर भाजपा के पक्ष में दिखाई देगा, ऐसा लगता है मुझे। नितिन जी, एक सवाल और ये भी है कि ये तय पहले दिन से था कि मंत्री 3 बनेंगे, ये भी पहले दिन से तय था कि राजेंद्र शुक्ला जी, डॉक्टर गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी रहेंगे। फिर ये 90 घंटे की एक्सरसाइज क्यों हुई? 3 दिन क्यों निकाले गए? रात दिन माथापच्ची चलती रही। आखिर हुआ वही जो शिवराज जी ने लिख के रख लिया था या जो उन्होंने सोच रखा था। फिर ये 90 घंटे जो लगाए पार्टी ने। दूसरा ये भी है कि इस पूरे जो कवायद हुई है विस्तार की, इस विस्तार में शिवराज दिखाई दिए हैं, कहीं संगठन दिखाई नहीं दिया। ना BD शर्मा का कोई इसमें बहुत रोल दिखाई दिया है। इवन BD शर्मा जी का जो बयान हमने देखा वो ये था कि ये विशेषाधिकार है CM का, वो जो चाहे करें। एक तरह से संगठन ने अपने आप को इससे दूर कर लिया। क्यों किया, ये भी मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपका सवाल और आपके सवाल में जवाब दोनों है। 90 घंटे इसीलिए लगे कि 3 लोगों के साथ शायद संगठन चाहता था किसी चौथे को शामिल करवाना, लेकिन अगर वो नहीं हो सका तो वो कोई चौथा व्यक्ति हो सकता था, जिसको संगठन भी चाहता था कि कोई चौथा व्यक्ति शामिल हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। दूसरा एक और इसमें फ़र्क है कि व्यक्ति कई बार कोई निर्णय करता है, शायद हम और आप भी कोई निर्णय करते हैं और फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं। ये निर्णय इसी तरीका था कि इसके अच्छे परिणाम होंगे या ख़राब परिणाम होंगे, जैसा कि दोनों चीज़ें कही जा रही हैं कि मंत्रिमंडल में आखिरी समय में जब मंत्रियों को लिया जाता है तो कई बार उनका दूसरे क्षेत्र में तो अच्छा फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन उनके खुद के क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, जिसका खराब प्रभाव कभी कभी उनके ऊपर पड़ता है। तो ये भी कई बातें सोचने में आ रही थी। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ये निर्णय करने में शायद 90 घंटे इसीलिए लगे जो है वो मुख्यमंत्री को, कि वो ये भी सोच रहे होंगे कि इसके अच्छे परिणाम होंगे या ख़राब परिणाम होंगे। साथ ही क्योंकि ये भी एक जानकारी है कि रविवार के दिन ये तय हो गया था कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जिस दिन अमित शाह भोपाल आए थे और वो ऊपर मिंटो हॉल में लंच चल रहा था, ये उसी दौरान ये बातचीत निकली थी और उसके बाद ये लगभग तय हो गया था, क्योंकि अमित शाह की मंजूरी के बाद फिर कुछ रह बाकी नहीं गया था कि अगर उन्होंने हाँ बोल दी कि विस्तार कर लो तो फिर विस्तार हो जाना चाहिए था। इसलिए मंगलवार की रात को मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले, विस्तार को लेकर बात करी, उनका कहा कि आप कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं, उनके समय की बात हुई। लेकिन साफ तौर पर कोई चौथा व्यक्ति मंत्रिमंडल में आए इसलिए कुछ कवायद चल रही थी, लेकिन अंततः वही हुआ जैसा मुख्यमंत्री चाहते थे कि कोई चौथा व्यक्ति नहीं आया और 3 लोगों की मंत्रिमंडल में शपथ हुई। एक आखिरी सवाल है और वो ये कि हमने इस मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद के बीच में एक बयान देखा था अजय बिश्नोई जी का, जिन्होंने कहा कि आप 4 को अंदर लेके 14 को नाराज़ करने की रिस्क ना लें।
तो आपको लगता है ये रिस्क है? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जैसे ही मंत्रिमंडल की कवायद की खबरें आई वैसे ही एक खबर और चली, हालांकि उसका कोई प्रमाण नहीं है, कि कैलाश विजयवर्गीय में रमेश मेंदवाला के नाम पर अड़ गए हैं। तो इन दोनों पर भी मैं जानना चाहूँगा, ये अंतिम सवाल है मेरा, कि अजय बिश्नोई के बयान का क्या अर्थ है और क्या कैलाश विजयवर्गीय जी का कद इससे छोटा हुआ है क्योंकि वो रमेश मेंदवाला को अंदर लाने में सफल नहीं हो पाए? देखिए रविंद्र जी, थोड़ा सा अपडेट कर दूं आपको। अजय बिश्नोई जी का नया ट्वीट आ गया है। उन्होंने बधाई दे दी है तीनों मंत्रियों को, लेकिन उसमें बहुत उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है कि आपको आपके संक्षिप्त कार्यकाल की बधाई हो। तो साफ है, इससे उन्होंने जो है वो तीनों मंत्रियों को बता दिया है कि तुम्हारा कार्यकाल लंबा नहीं है, तुम्हारा संक्षिप्त कार्यकाल है, तुम वो थोड़े दिन के मंत्री हो। दूसरा, आपने एक और सवाल उठाया कि कैलाश जी क्या चाहते थे रमेश मेंदोला को मंत्री बनवाना, तो मुझको नहीं लगता। मैं ऐसा मानता हूँ कि कैलाश जी बहुत परिपक्व राजनेता हैं और वो ये समझते हैं कि चुनाव के बहुत कम समय पहले, और जब ये बात तय है कि राजेंद्र शुक्ला मंत्री बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे समय दूसरा ब्राह्मण मंत्री बनना आसान नहीं था। तो मुझको नहीं लगता कि कैलाश जी कहीं अड़े थे, इसलिए मंत्रिमंडल जो है ये किसी एक कवायद थी, किसी SC/ST मंत्री को शामिल किया जाए। सुलोचना रावत बहुत बीमार हैं, नहीं तो चौथा नाम सुलोचना रावत का तय होता, लेकिन सुलोचना रावत बहुत बीमार हैं। फिर लाल सिंह आर्य का नाम आया, कहीं हरिशंकर खटिक का नाम आया, लेकिन वो टीकमगढ़ के एक ही जिले के थे, इसलिए वो नहीं हो सका। तो ये किसी SC/ST को लेने की कुछ कवायद चल रही थी जो संभव नहीं हो पाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, नितिन शर्मा जी ने बड़ी विस्तार से इस मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ है उसकी पूरी समीक्षा की है, और उन्होंने भी यही संकेत दिए हैं कि इस विस्तार का यदि केवल एक संदेश है तो वही है कि शिवराज सिंह चौहान और ज़्यादा ताकतवर होकर उभरे हैं। हाँ, आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।